सीएनबीसी बाजार प्रॉपर्टी गुरु। નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ. ત્યારે જ આજની ખાસ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાવાના છે એનઆરઓક પ્રોपर्टी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ना चेयरमैन अनुज पुरी. अनुज सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में. पिछला 1-1.5 साल सबके लिए टफ रहा है और ख़ास करके ये सेकेंड वेव हमने किसी ने भी नहीं सोचा था और सेकेंड वेव में काफ़ी डेंट इकोनॉमी को लगा है. इवन हर एक क्षेत्र में हमने देखा है कि स्लो डाउन हुआ है. इस Q2 को आप किस तरह से देख रहे हैं हाल फिलहाल? तो ये बिल्कुल सही आपने बोला कि सेकेंड वेव जो आई थी कि बहुत जबरदस्त वेव आई एंड इसके अंदर काफी इकोनॉमी को झटका लगा. एंड हमने देखा कि जो रियल एस्टेट आफ्टर फर्स्ट वेव ऊपर स्विंग की तरफ थी, एकदम उसको झटका लगा अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के अंदर. एंड क्लियरली हमें ऐसे लगा कि सेकेंड वेव का डायरेक्ट इंपैक्ट हमने सेल्स पे देखा और डायरेक्ट इंपैक्ट हमने देखा सप्लाई की साइड पे भी. काफी सारी जो सप्लाई थी वो एकदम रुक गई बिकॉज रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब जो थे प्रॉब्लम के अंदर आ गए. तो दोनों चीजें, जो सेल्स पिकअप हुआ था वो सेकेंड क्वार्टर के अंदर स्लो हुआ. एंड सिमिलरली जो डिलीवरी की थी, जो सप्लाई का था, जो कंस्ट्रक्शन का था, वो सब में स्लैकनेस आई. सही में. लेकिन हाल के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी उत्साहजनक हैं, जिसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है. और पिछले 1-1.5 साल में अगर किसी ने पैसा बनाया होगा तो शायद इक्विटी में बनाया होगा या तो प्रॉपर्टी में बनाया होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सेल्स के नंबर्स हमें दिख रहे हैं. अभी के जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हैं उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी इन्वेंट्रीज कम हुई हैं? सो मैम, इसकी 3-4 चीजें हम देख रहे हैं. पहली बात देख रहे हैं, जब नंबर्स को हम सेल्स के हिसाब से देखते हैं कि लार्जर अपार्टमेंट्स काफी बिक रहे हैं. कंप्लीटेड जिसकी लॉक इन की है वो बहुत बिक रहे हैं. मिलेनियल्स बहुत खरीद रहे हैं इस टाइम पे. ये पहली बार ही हमने देखा है मिलेनियल्स को खरीदते हुए. इससे आज से पहले मिलेनियल्स नहीं थे इतने ज्यादा, रेंट पे लेते थे, पर अभी दे आर बाइंग इट अ लॉट मोर. एंड हमने देखा है कि इसके अंदर जो पेरिफेरी है सिटी पे, उसके अंदर ज्यादा बिक्री हुई है. बट एक चीज कॉमन देखी है कि इसके अंदर द रीजन सेल्स ऊपर गया है बिकॉज ये सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से लोगों ने देखा है, ना कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या फिर उन्होंने यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखा है मकान को. वर्क फ्रॉम होम में उनको बड़ा यूनिट चाहिए, बेटर क्वालिटी का यूनिट चाहिए, बेटर सोसाइटी में चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है. सो इसके होते होते हमने देखा कि सेल्स जो है ये काफी ऊपर चली गई, बट जो न्यू लॉन्चेस थे वो कम ही रहे. तो टोटल इंडिया की जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड नीचे आई. एंड फर्स्ट वेव के बाद आई वुड से अगस्त से लेके मार्च तक बहुत जबरदस्त सेल हुआ. एंड उस हिसाब से सप्लाई इतनी नहीं आई, तो उसके चलते हुए आपकी जितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री थी वो नीचे चली गई है. तो इसका मतलब है कि न्यू लॉन्चेस अटके हैं. जिस फोर्सफुली हम देखते थे न्यू लॉन्चेस आगे पहले होते थे, उसमें एक रोक लगी है, वहां पे एक ब्रेक लगा है. बिल्कुल सही बोला मैम आपने. इसके 2-3 रीजन है क्यों न्यू लॉन्चेस कम हुए हैं. एक तो जैसे मैंने पहले बोला कि सप्लाई थोड़ा सा चेन जो है ये आज की डेट पे टूटी हुई है, ना सिर्फ रियल एस्टेट पे, बहुत सारी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये टूट गई थी. सेकंड, जो वीकर डेवलपर है वो लॉन्च करना नहीं चाहते इस टाइम पे. उनको ऐसे लगता है कि अगर हमने लॉन्च कर दिया, हमें रेरा के अंडर इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एंड अगर ये नहीं बिका तब भी हमें इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो बड़े रिलक्टेंट है. एंड तीसरा, हमने देखा है जितना भी लॉन्च आया है ये सारा स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स का लॉन्च आया है. ये सारा उन डेवलपर्स का आया है जिनका फाइनेंशियल क्लोजर हो गया था, जिनके पास डेट थी, जिनके पास इक्विटी थी, और जिनका ब्रांड नेम मार्केट में बिकता था, जो उन्होंने लॉन्च किया है तो वो बिका है. उसके चलते हुए जो वीकर या मॉडरेट डेवलपर्स थे वो रिलक्टेंट रहे न्यू इन्वेंट्री को रिलीज करने के अंदर. एंड उससे सप्लाई कम हो गई है, बट सेल्स आपकी फिर भी अच्छी चालू रही है, पर्टिकुलरली उस इन्वेंट्री की जो अनसोल्ड थी और कंप्लीटेड इन्वेंट्री थी.
तो ये आप काफ़ी अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक देखते थे कि सब लोग क्योंकि कह सकते हैं डिस्काउंट्स भी ज़्यादा मिलते थे तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी लोगों की ज़रूरत बदल गई है, पर्सपेक्टिव बदल गया है जीवन के प्रति, और घर लेना एक अभी ज़रूरत बन गई है ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने कहा लग्जरी में ज़्यादा डिमांड देखी गई, लेकिन हमने जो पहले जो ट्रेंड देखा था अफोर्डेबल में या मिड साइज में या लग्जरी में, उसमें कितना डिफरेंस आया है? बहुत डिफरेंस आया मैम। लग्जरी जो है वो तो बहुत ही जबरदस्त ऊपर चला गया है, एंड ना केवल सिर्फ बॉम्बे में। ऐसे सबको लगता है कि बॉम्बे में लग्जरी बहुत ऊपर गया है, आप दिल्ली में भी देख लीजिए, आप बैंगलोर में देख लीजिए, सब जगह पे प्रीमियम टू लग्जरी बहुत जबरदस्त ऊपर गया है। एंड मेरे को ऐसे लगता है कि जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट पे बहुत पैसा बनाया है, एंड वो वाला पैसा हम देख रहे हैं कि लग्जरी रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लग्जरी जो है इन तीनों सिटीज के अंदर, बैंगलोर, बॉम्बे और दिल्ली के अंदर, ये कंप्लीट हो गया है। आज की डेट के ऊपर ये आपको विद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कंप्लीटेड यूनिट्स मिल रहे हैं, एंड जो खरीदार है वो इमीडिएटली इसको ऑक्यूपाई करना चाहता है। सो वो एक सेकंड रीजन है। एंड थर्ड, हम बहुत सुन रहे हैं, दिख भी रहा है रियल एस्टेट में कि रिच जो है वो और रिच बन गए हैं, एंड उसकी वजह से उनकी एबिलिटी बाय करने की ये लग्जरी और प्रीमियम काफी ऊपर चली गई है। तो उसके होते हुए एक तो स्टॉक मार्केट ऊपर अच्छा चला है। सेकेंड इज जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रीमियम लग्जरी है वो कंप्लीट यूनिट्स हो चुके हैं। एंड थर्ड इज कि जरूरत काफी है इस टाइम पे उन लोगों को, एंड वो स्टॉक मार्केट से पैसे को कैपिटलाइज करके बाहर निकाल के ये अपना रेजिडेंशियल इस टाइम पे खरीद रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है, घर पे बैठे हुए हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर थे, उन बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिम नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था उन बिल्डिंग्स के अंदर। वो लोग क्लब जाया करते थे, वो क्लब अब बंद हो गए, तो वो अब न्यू बिल्डिंग में जाना चाह रहे हैं जहां पे उसी बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि अगर ये पैंडेमिक की वेव्स आए तो वो एटलीस्ट बिल्डिंग का जिम और स्विमिंग पूल तो खुला हो ताकि वो यूज कर सके, वॉकिंग ट्रैक पे यूज कर सके। ये सब चीजों पे हमने काफी ध्यान दिया है, तो लगा कि जो जितना प्रीमियम लग्जरी है वो इसकी वजह से बिका है ज्यादा। ट्रू सर। इसमें आगे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर माइग्रेंट हैं, बाहर से लोग काम करने आते हैं, और उसमें ऐसा देखा गया है कि लोग घर नहीं खरीदना चाहते, लेकिन वो रेंट पे रहना चाहते हैं और घर अपने होम टाउन में खरीदते हैं। क्या ये ट्रेंड चेंज हुआ है मुंबई के लिए? बहुत ज्यादा नहीं चेंज देखा मैम हमने। ये काफी सारे लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन को कि जो वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो गया है अभी, तो बहुत सारे लोग हैं जो वो अपने अपने गांव चले गए हैं वापस, या अपने टियर 2 टियर 3 टाउन्स में चले गए हैं। तो क्या वो वहां पे जाके घर खरीद रहे हैं? क्या वहां की सेल्स इंप्रूव हुई है टियर 2 टियर 3 की? सो हमने कोई ऐसे मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं देखी उन टियर 2 टियर 3 टाउन्स की रेजिडेंशियल सेल्स के अंदर। हमने कहां पे इंप्रूवमेंट देखी है कि जो रिटेल की कंजम्पशन है, जो रिटेल की सेल्स है, या जो मॉल्स के जो फुटफॉल्स थे टियर 2 टियर 3 टाउन में, वो बढ़ गए हैं। क्लियरली कंजम्पशन ऊपर गई है क्योंकि बहुत सारे लोग वापस टियर 2 टियर 3 टाउन गए हैं, बट वो नेसेसरली घर नहीं खरीद रहे उन टाउन्स के अंदर। बाकी अगर बॉम्बे वापस आए तो बॉम्बे के अंदर हम देख रहे हैं एक एरिया है कल्याण डोंबिवली बेल्ट, उसको बोलते हैं KDMC, कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो वाला बहुत वाइब्रेंट इस टाइम पे चल रहा है माइग्रेंट्स के लिए, बिकॉज वहां पे काफी अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छी आ रही है, और अच्छे क्वालिटी डेवलपर्स की अफोर्डेबल हाउसिंग आ रही है। जब मैं अफोर्डेबल बोलता हूँ, मैं ट्रूली अफोर्डेबल की मीनिंग में बोल रहा हूँ। जैसे आप लगाइए 35 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का आपको बॉम्बे के अंदर गुड क्वालिटी घर, गुड क्वालिटी डेवलपर से मिल रहा है। तो माइग्रेंट्स की हमने देखा है लॉट ऑफ डिमांड बाइंग की जो है वो ये KDMC बेल्ट के अंदर गई है। इसकी कनेक्टिविटी भी मुंबई से काफी अच्छी हो गई है। पहले वहां पे कोई नामी डेवलपर नहीं जाते थे, अभी नामी डेवलपर हैं और बड़ी बड़ी स्कीम्स कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम कर रहे हैं। उसके अंदर काफी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन स्पेसेस, मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल्स उसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स के अंदर आ रहे हैं। एंड वहां पे हमने माइग्रेंट पॉपुलेशन को, जो यंगस्टर्स हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, उधर देखा है मूव होते हुए।
तो ये MMR रीजन क्योंकि पहले भी अट्रैक्टिव था लेकिन अब ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, वहाँ न्यू लॉन्चेस कितने बड़े हैं या घटे हैं? सो डेफिनेटली घटे हैं मैम इसके अंदर न्यू लॉन्चेस, एंड वो इसलिए घटे हैं जो सॉर्ट ऑफ पेरिफेरियल डेवलपर्स थे, जो फ्रैगमेंटेड डेवलपर्स थे, जो जैसे सी ग्रेड के जो डेवलपर्स थे, वो बिल्कुल बाहर चले गए। अगर आप उसके अंदर बी और ए ग्रेड डेवलपर्स को देखोगे तो उसके अंदर लॉन्चेस बराबर रहे हैं जो प्री पैंडेमिक लेवल के रहे हैं। तो अगर इसका थोड़ी सी आप डायसेक्शन करके देखें तो ए बी क्वालिटी डेवलपर्स के लॉन्चेस प्री पैंडेमिक लेवल पे रहे हैं, बट सी के जो लॉन्चेस आते थे, जो पहले विदाउट फाइनेंशियल क्लोजर लॉन्च कर देते थे, विदाउट थिंकिंग कि मेरे को ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लॉन्च कर देते थे, वो सब अब चले गए हैं बाहर। बिकॉज चाहे वो रेरा है, चाहे वो जीएसटी था, चाहे डिमोनेटाइजेशन था, चाहे वो एनबीएफसी की क्राइसिस थी, चाहे वो अभी पैंडेमिक में उनको समझ आया कि हमारा ब्रांड इतना वीक है कि अगर हम ये लॉन्च कर देंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिकेगा नहीं, हमें ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीट के बाद बिक जाएगा। बट बायर अंडर कंस्ट्रक्शन वीक ब्रांड का माल नहीं खरीदेगा, इवन आप डिस्काउंट पे भी उसको बेचना चाहें तो वो बायर जो है इस टाइम पे नहीं खरीदना चाहता। आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए तो वो खरीद लेगा, फिर उसको ब्रांड की इतनी चिंता नहीं रहती। तैयार हो तो वो भरोसा रहता है कि ये घर मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि पिछले हिस्ट्री में देखें तो काफ़ी ऐसे हादसे या कैसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग अभी छाछ भी फूंक फूंक पे पी रहे हैं। ऐसा एक माहौल बन गया है कि रेडी पोजीशन है तो हम तुरंत रहने चले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या अफोर्डेबल सेगमेंट में डिमांड बढ़ी है? आपने लग्जरी में कहा वहाँ पे डिमांड बढ़ी है, डेफिनेटली हम देख रहे हैं, लेकिन क्या अफोर्डेबल के लिए भी लोग सामने आ रहे हैं? क्योंकि अभी का माहौल ऐसा हो गया था कि कई लोगों ने अपनी जॉब भी गंवाई है, वहाँ पे एक ऐसा अट्रैक्शन है। सो मैम आपने बिल्कुल सही बोला, अफोर्डेबल की डिमांड जरूर कम हुई है, बट अफोर्डेबल की जो डिमांड है ना वो इतनी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सप्लाई कि अगर डिमांड कम भी हो गई है पर वो आज की डेट पे भी सप्लाई से कहीं गुना ज्यादा है। सो डिमांड मतलब समझिए कि इतनी ज्यादा थी, इतना ज्यादा डिमांड था और सप्लाई आपकी इतनी कम थी। अब वो डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है बट फिर भी अभी सप्लाई से ज्यादा है, तो इसलिए जो आप सेल्स के नंबर देख रहे हो वो आज की डेट में भी उतने ही रबस्ट हैं जितने पहले थे, बिकॉज सप्लाई ही उसकी रिस्ट्रिक्टेड है कंपेयर टू डिमांड। एंड दैट्स व्हाई आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि आप जब नंबर देखोगे तो आप बोलोगे कि अफोर्डेबल का भी अच्छा बिक रहा है, बट एक्चुअली वो कम हुई है, बट क्योंकि वो इतनी ज्यादा थी सप्लाई से कि जितनी भी सप्लाई आ रही है वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो हम अगर प्राइस रेंज की बात करें, क्योंकि सबके जहन में वही एक सवाल आता है कि प्राइस कितने घटे या कितने बढ़े, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे डिमांड नहीं थी और लोग ये सोच रहे थे इस पेंडेमिक में तो हमें डेवलपर्स सस्ते भाव में बेच ही देंगे क्योंकि उनको भी अभी पैसों की ज़रूरत है। क्या कुछ प्राइस में कटौती हुई है कहीं पे मुंबई में? सो मैम अगर हम देखें जब ये अप्रैल 2020 में पेंडेमिक शुरू हुआ तो उस टाइम पे डेफिनेटली सबकी बहुत कंसर्न हो गई थी डेवलपर्स की कि हमारे पास इतना ज्यादा माल है, इतनी ज्यादा इन्वेंट्री है, इतना ज्यादा एक्सपोजर है, ये कैसे जाएगा इस टाइम पे। सो अप्रैल मई जून बहुत टफ टाइम रहा था डेवलपर्स का और इन्होंने प्राइसेस डेफिनेटली कम करी थी उस टाइम पे, बिकॉज किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या होने वाला है। जैसे जून से मार्केट शुरू हुआ खुलना, पर्टिकुलरली बैंगलोर जो पहला मार्केट था, फिर चेन्नई खुला, फिर उसके बाद एनसीआर खुला, एमएमआर अगस्त सितंबर में जाके खुला, तो इन्होंने देखा जैसे ही खुला मार्केट एकदम लाइन लग गई बायर्स की। तो जो अप्रैल में जून में इन्होंने प्राइसेस कम करी थी वो ये वापस ले आए थे फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। सो जुलाई से लेके नवंबर तक प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रही थी। नवंबर ऑनवर्ड्स हमने देखा प्राइसेस की इंक्रीज होना शुरू हो गया, पर्टिकुलरली जो इन्वेंट्री 6 से 9 महीने कंप्लीशन में थी या कंप्लीटेड थी, ये दोनों के अंदर हमने देखा कि प्राइस राइज 5 से 7% नवंबर से मार्च तक
चालू रहा है। एंड अगर आप डेवलपर से भी बात करें मैम, तो वो यही बोलते हैं कि आप हमारी इनपुट कॉस्ट देखिए, स्टील देखिए, लेबर की कॉस्ट देखिए, सीमेंट की कॉस्ट देखिए, प्रीमियम्स की कॉस्ट देखिए, ये सब ऊपर ही चली गई है। सो हमारी एबिलिटी नहीं है इसको प्राइस को नीचे करने के लिए। सो हमारे भी ऐसे लगता है कि जो वो प्राइस का टाइम था जहां पे कम हुआ, वो अप्रैल में जून 2020 में डेफिनेटली नीचे आई थी। उसके बाद जुलाई से स्टेबल हुई, नवंबर से प्राइस ऊपर चढ़नी शुरू हुई है, कंप्लीटेड नियर कंप्लीशन की। बट बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो सॉर्ट ऑफ सी ग्रेड डेवलपर्स हैं, उन्होंने प्राइस नीचे करी, पर पहली बार ही हमने देखा उन्होंने प्राइस नीचे करी इवन पोस्ट जून 2020, पर बायर गया ही नहीं उनके ऊपर, क्योंकि बायर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में हमने देखा था, तब प्राइसेस नीचे आई, तो बायर जो था उसने डिफरेंशिएट नहीं किया कि अच्छा डेवलपर है या बुरा डेवलपर है, उसने सिर्फ देखा प्राइस किसकी नीचे आ रही है, वहां पे जाके उसने खरीद लिया। दिस टाइम बायर बहुत एजुकेटेड है, बायर ने बोला कि नहीं, बहुत प्राइस नीचे आ रही है, फिर भी मैं इस पे ल्यूर नहीं होऊंगा, फिर भी मैं अट्रैक्ट होके इस पे खरीदूंगा नहीं, बिकॉज मेरे को तसल्ली नहीं है कि ये कंप्लीट होएगा कि नहीं होएगा। एंड ही हैज कंटिन्यूड टू रिमेन विद लार्जर, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर वेल गवर्न्ड डेवलपर्स, जिनका ब्रांड है मार्केट में। ટ્રુ, એ સહી વાત કહી. તો અત્યાર સુધી અનુજીએ જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે કે અત્યારે હવે તમે જો ડિમાન્ડ વધી રહી છે, પ્રાઇઝીસ પહેલાં કરતાં હવે સ્ટેબલ છે, પહેલાં થોડો ઘટાડો આવી ગયો હતો પણ હવે સ્ટેબલ છે, પણ આગળ શું રહેશે એના પર આપણે આગળ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ. CNBC बाजार प्रॉपर्टी गुरु. એક નાનકડા વિરામ બાદ સ્વાગત છે. આપણી સાથે एनोरॉकના चेयरमैन अनुज पुरी अपनी साथ जोड़ा है. अनुज जी, डिटेल में मैं आगे जानना चाहूँगी, प्राइस की हम बात कर रहे थे ब्रेक के पहले, क्या अब प्राइस बढ़ोतरी की तरफ जा रही हैं? क्योंकि जैसे आपने पहले भी बताया कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है और उसको डेवलपर्स अभी बेयर कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा? क्या प्राइसेस बढ़ेंगी या अभी स्टेबल रहेंगी? सो मैम, जो डेवलपर्स हैं ये कोई बहुत हरी में नहीं है इस टाइम पे कि इमीडिएटली प्राइस हम बढ़ाना शुरू कर दें। बहुत इस टाइम पे बहुत सुलझा हुआ डेवलपर है मार्केट के अंदर, वो मोमेंटम सेल्स बढ़ाना चाहता है, पर जहां पे उसको लगता है कि ये मोमेंटम ऊपर चला गया और मेरा फाइनेंशियल क्लोजर हो गया, उधर हम देख रहे हैं प्राइस राइज हो रही है। सो मैं आंसर करूंगा, ऐसे नहीं है कि कल सुबह से प्राइसेस एकदम ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी, पर जो माल बिक रहा है, जिसका मोमेंटम ऑफ सेल्स हाई है, जिसका फाइनेंशियल क्लोजर हुआ है, उसमें हमने डेफिनेटली देखा है कि प्राइसेस राइज हुई हैं, 5 से 7% हुई हैं और वो चलती जाएंगी, वो ऊपर चलती जाएंगी। बट आज की डेट पे भी डेवलपर्स का फर्स्ट पैरामाउंट यही है कि मोमेंटम ऑफ सेल्स बढ़े, कैश फ्लो आए, एंड फिर उसके बाद है प्राइसेस बढ़ाएं। पहले क्या होता था, सीधा थोड़ा सा बढ़ा मोमेंटम तो एकदम प्राइस बढ़ा देते थे, अब उतना नहीं है। अभी ये है कि बॉस बिक रहा है, बिकने दो इसको। एक लगता है कि अब हम सेफ जोन पे पहुंच गए, तब ये प्राइस बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम मुंबई की बात करें, क्योंकि हमने एमएमआर रीजन की तो बात कर ली, अगर मुंबई की बात करें तो सदर्न एरिया है या सेंट्रल एरिया है या वेस्टर्न सबर्ब है, तीनों में से कौन से एरियाज में आपको लग रहा है कि डिमांड ज़्यादा बढ़ी है घरों की, वहाँ पे बिक्री ज़्यादा हो रही है? मैम सर्टनली जो साउथ बॉम्बे है उसके अंदर अगर आप वैल्यू टर्म से देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू वहां पर है, और मैक्सिमम जो अनसोल्ड कंप्लीटेड इन्वेंट्री थी बॉम्बे की, वो भी वहीं थी। सो हुआ क्या है कि ये कंप्लीटेड इन्वेंट्री भी, वो परेल वर्ली बेल्ट के अंदर काफी सारा माल था जो कंप्लीटेड अनसोल्ड था या नियर कंप्लीशन था, वो माल बहुत जबरदस्त बिका है। एंड वैल्यू ऑब्वियसली बहुत महंगा है वहां पे, 40,000 रुपया पर स्क्वायर फुट से लेके 75,000 रुपया पर स्क्वायर फुट। तो वैल्यू में देखोगे तो बहुत है, इवन वॉल्यूम में देखोगे तो बहुत है, क्योंकि वो अनसोल्ड कंप्लीटेड वहां पर था। वेस्टर्न बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर वेस्टर्न में लॉन्चेस ही नहीं हुए, इन्वेंट्री ही बहुत कम है। जिसकी इन्वेंट्री थी वो बिक गई वेस्टर्न के अंदर, पर वेस्टर्न के अंदर हम वेट कर रहे हैं
होपफुली ये दुशहरा दिवाली के टाइम पे कि काफी लॉन्चेस आएंगे वेस्टर्न में, क्योंकि बहुत टाइम से नया लॉन्च कोई बड़े नामी डेवलपर का वेस्टर्न की साइड पे आया नहीं है। तो सर प्राइमरी सेल ज्यादा हुए हैं या सेकेंडरी? बहुत जबरदस्त हुए हैं। सेकेंडरी का डेटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड इसीलिए हम प्राइमरी को रेफर करते हैं सेकेंडरी के हिसाब से। बट सेकेंडरी भी बॉम्बे के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम वॉल्यूम हुआ। उसका एक पर्टिकुलर रीजन था, जो स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट ने घटाई थी फ्रॉम सितंबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक। एंड उस टाइम पे हमने देखा कि सेकेंडरी सेल भी काफी ऊपर रही, पर्टिकुलरली उन आदमियों की जो अपग्रेड करना चाहते थे, जो बेटर क्वालिटी अकोमोडेशन में जाना चाहते थे। उन्होंने इमीडिएट पोजीशन उनको चाहिए था, अगर न्यू प्राइमरी सेल में नहीं मिली तो वो सेकेंडरी की तरफ मूव हुए, एंड उन्होंने इमीडिएटली एडवांटेज लिया ये स्टैंप ड्यूटी की रिडक्शन का। एंड उसके अंदर हमने देखा कि उधर काफी सेल्स का वॉल्यूम उठा सेकेंडरी सेल पे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक माहौल ऐसा बन गया था अब तक कि सारे फेवरेबल पॉइंट्स हो रहे थे घर खरीदारों के फेवर में, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में कटौती हुई थी। इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं अब तक के लोएस्ट लेवल पे हमें इंटरेस्ट रेट दिख रहे हैं। क्या ये सिचुएशन अभी फेवरेबल आगे सस्टेन होगी? खासकर इंटरेस्ट रेट आपको क्या लग रहा है? आप भी सब बैंकर से बात कर रहे होंगे, सिचुएशन क्या है? सो मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काफी डिमांड निर्भर करती है। अगर इंटरेस्ट रेट्स द वे इट रिमेन्स टुडे, अगर इसी लेवल पे रहे, तो आप देखेंगे कि होम बाइंग की जो डिमांड रहेगी वो रोबस्ट रहेगी। हमें ऐसे लगता है, एंड ये ग्लोबली भी सब देख रहे हैं, चाहे इन्फ्लेशन आ रही है, बट वो जो सेंट्रल बैंक्स हैं इंटरेस्ट रेट्स को नहीं इस टाइम पे बढ़ाना चाहते हैं। उनको यही लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन आ रही है ये सप्लाई कंस्ट्रेंट है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। जैसे ही कंस्ट्रेंट कम होते जाएंगे, हटते जाएंगे, सप्लाई बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन कम होती जाएगी। इसलिए इंटरेस्ट रेट को इस टाइम पे इसी लेवल पे छोड़ देना चाहिए, ऊपर नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट रेट्स को। एंड हमारे हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर हुए तो डेफिनेट डिमांड पे असर पड़ेगा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के। सही बात है कि अभी इंटरेस्ट रेट अगर ये सस्टेन रहते हैं तो थोड़ा फेवरेबल डेवलपर्स के लिए भी होगा और इन्वेस्टर्स या फिर घर खरीदारों के लिए भी होगा। इसमें आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्रीज आपने कहा काफ़ी कम हो गई हैं, और हम देख रहे हैं कि जो न्यू लॉन्चेस भी कम हो गए हैं। क्या प्राइस रेंज अभी चल रही है मुंबई मार्केट में? सो मैम, डिपेंड करता है। अगर हम MMR ब्रॉडर टर्म देखें, जो KDMC है, वहां पे जो अपार्टमेंट्स बिकते हैं वो बिकते हैं आई वुड से 30 लाख से लेके 1.2 करोड़ तक का। उसके अंदर मैक्सिमम सप्लाई भी है और मैक्सिमम डिमांड भी है। अगर आप आ जाए वेस्टर्न बेल्ट पे मुंबई की, तो उधर मैक्सिमम जो डिमांड है वो है 1.75 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ तक की। उसके अंदर सप्लाई भी उसमें है, डिमांड भी उसमें है। अगर आप आ जाएंगे ये सॉर्ट ऑफ प्रीमियम लग्जरी की साइड पे, विच इज ये वर्ली लोअर परेल बेल्ट, तो वहां पे है 5 से 12-13 करोड़ रुपए तक का वहां पे मैक्सिमम डिमांड है। फिर अगर आप साउथ मुंबई चले जाइए तो उधर 20 से 50 करोड़ तक का डिमांड है, पर वो बहुत टॉप ऑफ द पिरामिड की थोड़ी सी डिमांड है। तो ये रेंज से चलता है 30 लाख से लेके 50 करोड़ तक का बॉम्बे में। ओके सर, आखिर में लास्ट में जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि रेंट सस्ता पड़ेगा या होम लोन EMI सस्ता पड़ेगा। अभी आप घर खरीदारों को या फिर लोग क्या सलाह देंगे? अभी क्या सिचुएशन है, रेंट पर रहने जाना चाहिए या घर खरीदना चाहिए? सो मैम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हमने देखा इस टाइम पे जो बाइंग स्प्री रही है वो बहुत सारे मिलेनियल्स की रही है। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों खरीदना चाहते हैं? आप तो हमेशा रेंट पे रहना चाहते थे, क्योंकि रेंटल यील्ड जो है 2-3% ही है। एंड हमेशा आर्ग्यूमेंट यही रहता था कि हम रेंट पे क्यों नहीं रहें, खरीदे क्यों।
इंटरेस्ट रेट 6.5-7% होता है, टैक्स की एडवांटेज भी ले लीजिए तब भी आपको 5.5-6% का ही बेनिफिट है, जबकि रेंट जो है वो 2 या 3% की यील्ड पे रहता है। इस बार ही उन्होंने बोला कि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउसेस से, सेइंग इज के बॉस ये अभी रेंट वेंट आप छोड़ दीजिए, ये जो मकान है ये नीड है, ये एक सोशल सिक्योरिटी है, एंड सोशल सिक्योरिटी के होते हुए ये आपको खरीदना पड़ेगा और इसको आप इन्वेस्टर के हिसाब से मत देखिए। तो अगर हम वही आर्गुमेंट देखें कि इंटरेस्ट रेट वर्सेस रेंटल, तो आप हमेशा रेंटल की तरफ ही अप्रोच करेंगे बिकॉज फाइनेंशियली इट इज मोर वायबल। बट अगर आज की डेट पे आप उसके अंदर होपफुली कैपिटल एप्रिसिएशन डाल दीजिए एंड सोशल सिक्योरिटी का कंसर्न डाल दीजिए, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि काफी मूवमेंट हुई है टुवर्ड्स बाइंग देन टुवर्ड्स रेंटल। डेफिनेटली तो ये शिफ्ट यहाँ અમે दिखा है। बहुत बहुत શુક્રિયા અનુજજી। તો જે અનુજજીએ જે રીતે અત્યારે સુધી તમને જણાવ્યું છે, એક તો ન્યૂ લોન્ચીસ ઘટ્યા છે મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજન, જેને આપણે કલ્યાણ, ડોંબિવલી, વસઈ, વિરાર આ બધા ગણીએ છીએ, એમાં કલ્યાણ ડોંબિવલી એરિયામાં ખાસા ઘરોનું વેચાણ થયું છે અને જો બેસિક રેન્જ આપણે મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈની જોવા જઈએ ખાસ કરીને તો એ 35 લાખથી લઈને 1 કરોડની ઉપરની અત્યારે બનતી દેખાઈ રહી છે। અને જે રીતે અનુજજીએ કીધું કે અત્યારે તમને ઘર ખરીદવું છે તો સારો સમય છે, इंटरेस्ट रेट ओछा है, आवो समय फरी पाछो नहीं मळे अने रेंट करता घर खरीदવું અત્યારે सहेलू और सारू रहेशे। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल में चर्चा करने के लिए, ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रॉपर्टी गुरु में हाले आटલું જ। વધુ અપડેટ માટે જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર। CNBC बाजार प्रॉपर्टी गुरु।